हेलो दोस्तों। आज आज का नेक्स्ट पार्ट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर का, जो बिहार दरोगा का न्यू बुक आया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें आगे पॉइंट कहता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका का एक अधिकार पत्र है। मौलिक अधिकार अमेरिका का एक अधिकार पत्र है, यानी कि कहा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है दूसरा नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से, यानी कि आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया, डीपीएसपी। अगला कहता है सी में कहता है कि संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला है केंद्र और राज्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी समवर्ती सूची और संसद के संयुक्त बैठक, यानी कि दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से ली गई है। अगला पॉइंट कहता है मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो अभी जो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये तो 2017 से 2020 तक इनका शासनकाल रहा था। आइए नीचे जानते हैं। कहता है कि राजीव महर्षि भारत के 13वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, जिनका शासनकाल 2017 से 2020 तक था। लेकिन अभी वर्तमान समय में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया है, जिनका कार्यकाल 8 अगस्त 2020 ईस्वी को कार्यभार इन्होंने ग्रहण किया था। अगला कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता पद की व्यवस्था किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 148 हो जाएगा। अगला पॉइंट कहता है कि सीएजी के बारे में कहता है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की होती है, यानी कि दोनों में से पहले जो पूर जाए। 65 वर्ष अगर हो गया तो आपको कार्यकाल खत्म हो जाएगा, और 6 वर्ष हो गया तो आपको कार्यकाल भी खत्म हो गया। अब इसमें सीएजी कौन हो गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन सीजीए पूछेगा, तो सीजीए हो जाएंगे भारती दास। कौन हो जाएंगे? भारती दास। अगला क्वेश्चन कहता है 43 नंबर कि सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है। तो सर क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रिक विवाद है। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके बारे में कहता है कि सर क्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित एक सीमा विवाद है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर हुआ है।
सर क्रीक पानी के कटाव के कारण बना है। वहाँ ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना हिस्सा पानी के बाहर रहेगा। इसी के बारे में आगे कहता है कि वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रीक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रीक कहा गया है। अभी वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रीक है, लेकिन कच्छ के पुराने जो दस्तावेज है उसमें सर अलग और क्रीक अलग से कहा गया है। इसका कारण ये बताया जाता है कि पहले इस नाली में यानी इस नाले में सीरी नाम का एक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम क्रीक पड़ा था, यानी कि इसी के नाम पर सर क्रीक पड़ा था। सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 में शुरू हुआ, यानी कि 1960 से सर क्रीक पर विवाद अभी भारत और पाकिस्तान के बीच चलता आ रहा है। अगला कहता है, अगला पॉइंट कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा है। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी है। क्वेश्चन पूछता है कि रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देश के बीच स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। अगला पॉइंट कहता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कहता है डुरंड रेखा के बारे में कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच वर्तमान में है, लेकिन स्टार्टिंग में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था। जब भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरंड रेखा रखा गया है, जिसका निर्धारण यानी कि डुरंड रेखा का निर्धारण 12 नवंबर 1893 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव मोर्टिमर डुरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के द्वारा डुरंड रेखा का स्थापना हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा है। अभी कुछ हद तक मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कम है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर, यानी कि स्टार्टिंग में डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला कहता है चीन भारत के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एक रेखा है, जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश के बीच स्थित है, तो भारत और चीन हो जाएगा। कहता है कि इन जो मैकमोहन रेखा है वो राज्य और केंद्र शासित, यानी कि भारत के कौन कौन से राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से मिलते हैं, तो राज्य में हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेकिन ये एक लद्दाख है। क्वेश्चन पूछता है कि मैकमोहन रेखा से भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश जुड़ते हैं, तो एक हो जाएंगे लद्दाख। आगे कहता है कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई 4096 किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर है। यह भारत के निम्न राज्यों में सीमा रेखा बनाती हैं, जो इस प्रकार है, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है उसके बारे में जानते हैं। पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा मिजोरम। इसका ट्रिक है, याद रखिएगा, अमित्र मेघा पश्चिम बंगाल, अमित्र मेघा पश्चिम बंगाल, अ से असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय और पश्चिम बंगाल, यानी कि कुल 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। आगे कहता है कि भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश तथा सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा अगर कोई सीमा साझा करता है
तो वह है बांग्लादेश और सबसे कम में अफगानिस्तान है। आइए 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। आगे इसके बारे में कहता है कि फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ी पर प्रतिबंध की घोषणा की थी, जो 2040 तक पेट्रोल और डीजल से जो भी वाहन चलता है उसका बिक्री बंद कर देने की घोषणा हुआ है। अगला पॉइंट कहता है इसी में कि फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित है, एक देश है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस कौन से महाद्वीप में आते हैं, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप में आते हैं और इसकी राजधानी पेरिस है, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है। आगे कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरंभ मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है और जिसका काम है सड़कों की देखभाल करना है। इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि आरंभ जो मोबाइल ऐप है आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ 24 जुलाई 2017 को सड़कों के रख रखाव के लिए किया गया था, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था। आगे कहता है इसके बारे में कि इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों की रख रखाव प्रबंधन सुगम बनाया जाएगा। अगला 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। इसके बारे में जानते हैं। कहता है पश्चिम बंगाल के बारे में कि 23 जून 2017 को पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 2017 ईस्वी का प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य के कन्याश्री प्रकल्प योजना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है 47 नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी सूचकांक जो आता है वो किसके द्वारा, मतलब उसको प्रकाशित कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आइए इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि ग्लोबल हंगर इंस्टीट्यूट को तो इसके बारे में जान गए हैं। आगे कहता है कि वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिससे विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापते हैं जीएचआई की वार्षिक गणना की जाती है। आगे इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 की जारी कर्ता संस्था कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हंगर हिल्पा है। इसे अगस्त महीना में जारी किया जाता है। कहता है कि भारत का स्थान यानी कि 2022 में भारत का स्थान 107वां था। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 107वां था और 2021 में इसका स्थान 101वां है। अगला पॉइंट कहता है 48 नंबर क्वेश्चन कि नांगल किसके लिए जाना जाता है। नांगल एक उर्वरक कारखाना है, नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। आगे कहता है कि नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नांगल कहता है कि नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है, यानी कि यूरिया का उत्पादन नांगल पंजाब में होता है जो रूपनगर जिले में स्थित है। अगला कहता है कि तांबा धातु के बारे में कि तांबा धातु का अयस्क कॉपर पाइराइट, कैल्फोसाइट,
कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। CuFeS2 कॉपर पायराइट का सूत्र है। क्वेश्चन पूछता है कॉपर पायराइट किसका है, इसका तो तांबा का। आगे कह रहा है कि तांबा के उत्पादन में अग्रणी राज्य, पहला नंबर पर है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड और चौथा आंध्र प्रदेश इत्यादि। क्वेश्चन पूछा है कि तांबा में अग्रणी राज्य कौन है, तो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान नहीं रहेगा तो MP, याद रखिएगा। आगे कहता है कि इस राजस्थान में खेतरी एवं, यानी कि तांबा का उत्पादन राजस्थान में खेतरी एवं सिधाना के खाने से तथा मध्य प्रदेश में तरेगांव एवं मलज खंड से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में पूछेगा तो कहाँ से, खेतरी एवं सिधाना, और मध्य प्रदेश में तरेगांव एवं मलज खंड से प्राप्त होता है। आगे इसके बाद आगे कहता है कि तेल परिशोधन संयंत्र, तेल परिशोधन संयंत्र भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण के 17 तेल शोधक कारखाने तथा निजी क्षेत्र के 3 तेल परिशोधक मतलब परिशोधन संयंत्र हैं। आगे इसके बारे में कहता है कि पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अवसादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्शियरी युग की संरचनाओं में मिलता है। आगे इसके बारे में कहता है कि भारत में खनिज तेल क्षेत्र निम्न है। पहला ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र एवं पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। उर्वरक उद्योग में आते हैं, उर्वरक उद्योग में कहता है कि उर्वरक उद्योग भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। आगे इसके बारे में कहता है कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है। भारत विश्व में तीसरा नंबर पर नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में भारत का स्थान पूरे विश्व में तीसरा नंबर पर है। आगे कहता है कि भारत के प्रमुख उर्वरक एवं उत्पादक इकाइयाँ कहाँ हैं, तो याद रखिएगा तलचर कहाँ में है, उड़ीसा में, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंदरी एवं जमशेदपुर झारखंड में है और सिंदरी की स्थापना 1951 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे कहता है कि पेनिसिलिन उद्योग यह एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी खोज, यानी कि पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। आगे कहता है 49 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु, ऐसे तो सबसे ज़्यादा केरल में है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से तमिलनाडु। आइए जानते हैं, कहता है कि दिए गए विकल्प में तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है, यानी कि 1000 पुरुष पर 996 महिला। आगे कहता है कि प्रति 1000 पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आगे कहता है, देख लेते हैं राज्य के बारे में। गोवा 973, यानी कि 1000 पुरुष पर 973, याद रखिएगा। आगे है, अगला है तमिलनाडु के बारे में जानते हैं कि तमिलनाडु 996, सिक्किम 890, कर्नाटक 973। देखिए सबसे ज़्यादा है किसका, केरल का, और सबसे कम दमन और दीव जो एक केंद्र शासित प्रदेश है 618। केरल का है 1084। केरल का कितना है, 1084। और इसमें आप इम्पोर्टेंट है बिहार का कितना है, 918 बिहार का है। और केरल का सबसे ज़्यादा 1084 है जो सबसे अधिक है, और सबसे कम दमन दीव का है 618। और कुल भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुष पर 943 है, 943 है। क्वेश्चन पूछता है सबसे ज़्यादा वाला याद रखिएगा,
जिसे हो जाएगा सबसे ज़्यादा केरल में है, फिर अपना बिहार का याद रखिएगा, बिहार का 918 और सबसे कम दमन द्वीप 618 और कुल भारत का पूछेगा तो 943। अगला, न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। पहला हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890, पंजाब 895, उत्तर प्रदेश 912। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इत्यादि। आइए थोड़ा सा जनगणना के बारे में जानते हैं। जनगणना के बारे में कहता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुआ था, जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। जनगणना की शुरुआत स्टार्टिंग में 1872 में हुआ, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ? देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 9 साल बाद यानी कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। आगे याद रख लीजिएगा, कहेगा कि स्वतंत्र भारत का कब हुआ? तो स्वतंत्र भारत का जब पूछेगा तो 1951 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की जनगणना हुआ। अगला पूछेगा कि जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? तो जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1911 से 21 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस समय जनगणना बढ़ने के बजाय घट गया था। अगला पूछेगा कि जनगणना का लघु विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1951 को ही जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। अगला पूछेगा, अगर पूछ सकता है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, जनगणना कौन से अनुच्छेद में आता है? तो याद रखिएगा, जनगणना अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 246 में जनगणना का वर्णन है। जनगणना हर 10 वर्ष में होता है। जनगणना हर 10 वर्ष में होता है, याद रखिएगा। अब आ आते हैं जनगणना में, पता ही होगा सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, और सबसे कम अगर राज्य में पूछेगा, सबसे कम राज्य में पूछेगा तो हो जाएगा हरियाणा का। सबसे कम राज्य में पूछेगा तो हरियाणा का हो जाएगा सबसे कम में, 879 राज्य के हिसाब से। अब जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है, जो 1106 किलोमीटर यानी कि 1106 आदमी पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है। चलिए बाकी आगे जानेंगे। अगला प्रश्न कहता है 50 नंबर कि लूसी जो है दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ था? लूसी जो है एक ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ था, वो किस देश में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। आगे कहता है इसके बारे में कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ था। लेकिन विश्व के कुछ ज्वालामुखी के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से एक है विश्व के प्रमुख मड वल्केनो में आते हैं, जिसमें से कहता है येलो स्टोन पार्क। येलो स्टोन पार्क कहाँ का है? अमेरिका का। और लूसी कहाँ का हो गया? इंडोनेशिया का। लूसी इंडोनेशिया। ईरान मकरान पाकिस्तान और ईरान का। बाकू अजरबैजान का। बाराटांग द्वीप अंडमान और भारत का। बाराटांग द्वीप अंडमान और भारत का है।